हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी प्लस क्लासेस। आज हम आपके साथ वार्ता करेंगे भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 जो अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया है CAA 2019 के मतलब हम आज भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 को पढ़ेंगे। उसमें जो CAA 2019 के बाद जो संशोधन आ गया है उस संशोधन को समाहित करते हुए पढ़ेंगे। अच्छा, इसको पढ़ते क्रम में आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा यह करेंगे जिससे आपको बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर संविधान किसी भी देश में कानून को बनाने में क्या भूमिका अदा करता है। देखें, जैसे कि आपको जो पिछला वीडियो दिया था वह भाग दो पर हमने बताया कि भाग 2 जो है कि संविधान का जो नागरिकता के संबंध में है वह क्या कहता है। तो नागरिकता के संबंध में भाग 2 का अनुच्छेद 5 देखिए सीधे स्पष्ट रूप से कहता है, नागरिकता संविधान के आरंभ में नागरिकता किसे दे रहा है? जो 26 जनवरी 1950 को जो व्यक्ति भारत में जन्मा है अथवा जिसके माता पिता भारत के नागरिक हैं, भारत में जन्मे हैं, अथवा वह विगत 5 वर्षों से यहाँ पर अधिवास कर रहा है। तो यह बात तो जो है कि वहाँ कह दी गई। और आगे चल कर के अनुच्छेद 11 में संसद को यह शक्ति देता है संविधान कि वह नागरिकता के संदर्भ में नियम कानून बना सकता है, विधि बना सकता है। और 10 में यह भी शक्ति देता है पार्लियामेंट को, सरकार को, गवर्नमेंट को कि वह ऐसी विधियां या विधि के अनुकूल बातें होने पर या विधि के प्रतिकूल बातें होने पर वह नागरिकता से किसी को वंचित भी सरकार कर सकती, ये शक्तियाँ जो है कि देता है। अब संविधान यह कहता है, लेकिन अब देखिए इसी जो बातें संविधान में कही गई, उपबंधित की गई नागरिकता के संबंध में, उसी को आधार बना करके भारत सरकार ने या हमारी संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 को इनेक्ट किया यानी अधिनियमित किया। और उसमें अभी तक कुल 6 संशोधन हो चुके हैं, 6 बार। 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में, और अभी लेटेस्ट जो हुआ है, जो बहुत अधिक चर्चा का विषय बना हुआ है, वह दिसंबर 2019 में, 11 दिसंबर 2019 को वह जो है इनेक्ट हो चुका। ठीक है। अच्छा, अब देखें इसमें जैसा कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 2005 है, उसमें नागरिकता के अर्जन के संबंध में 5 विधियां बताई गई हैं कि कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता 5 प्रकार से अर्जित कर सकता है। एक बाई बर्थ यानी जन्म के आधार पर, जैसा कि जो है कि संविधान में उपबंधित है। अब संविधान में जो उपबंधित है उसको जहाँ पैरेलल में बात आएगी वहाँ पर हम ले लेंगे। ठीक है। तो जन्म के आधार पर, वंशानुगत आधार पर यानी जो है कि जो उसके पेरेंट्स, पितामही ये सब होंगे, हाँ, इसका भी जिक्र है संविधान में, उनका आधार मान के। फिर बाई रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण, बाई नेचुरलाइजेशन या देशीयकरण के द्वारा, और अगर जो है भारत ने एक संप्रभु राष्ट्र होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय विधियों के अधीन रहते हुए जो अन्य वैदेशिक शक्तियों के अधीन या कब्जे में हमारे भूभाग थे उनको जो है प्राप्त कर लेगा, अर्जित कर लेगा, तो उसमें जो नागरिक थे वो स्वतः ही भारत के नागरिक हो जाएंगे। ऐसी बातें हैं ये 5 प्रकार से। तो इसमें देखिए जन्म से जो नागरिकता प्राप्त है उसमें क्या क्या बातें कब हुई ये देखें। जनवरी 1955 को या बाद में भारत में जन्मा हो कोई व्यक्ति, यह जो 1955 में एक्ट था उसने यह सीधे से कह रखा था कि जनवरी 1950 को, 26 जनवरी को जब भारत का संविधान लागू हुआ, यानी संविधान के आरंभ से जो व्यक्ति भारत में जन्मा उसके बाद से वह स्वतः ही भारत का नागरिक हो जाएगा, ऐसा कह दिया गया। लेकिन
समस्या उत्पन्न हो गई। बांग्लादेश से सटे हुए जो भूक्षेत्र थे भारत के, जैसे असम है और अन्य जो राज्य हैं, ख़ास तौर पर असम में ये बहुत चर्चा का प्रॉब्लम हो गई, समस्या हो गई कि बांग्लादेश से जो तमाम लोग जो परेशान थे या विविध एस्पिरेशंस के तहत जो है कि भारत में प्रवेश कर जाते थे, उनकी यहाँ पर असम के भूक्षेत्र में काफ़ी जो है संख्या हो गई और वे लोग जो है अब इसके तहत जो है नागरिकता प्राप्त कर लेते थे कि वे आते थे हिंदुस्तान में और यहाँ पर जो है कि उनके बच्चे जो जन्म लेते थे वे भारत के नागरिक हो जाते थे। ये तो बड़ी समस्या। इस समस्या के लिए तब असम के नागरिकों ने आंदोलन किया कि नहीं, जो भारत की नागरिकता का अधिनियम है 1955, इसमें संशोधन होना चाहिए। तो संशोधन के लिए राजीव गांधी की तत्कालीन सरकार ने जो है यह संशोधन लाया और वह 1986 वाला जो पहला संशोधन, तो वह 1 जुलाई 1987 से लागू होता है। इसलिए ये डेट दी जाती है कि यह संशोधन 1986 का संशोधन जिस तिथि से लागू होगा उसके पूर्व जन्मा व्यक्ति भारतीय होगा। अब वहाँ तक की बात तो मान लिया कि भारतीय होगा, क्योंकि जो भी कानून बनता है वह भूत लक्षी तो बनता नहीं है, तो इसलिए यह वहाँ तक के जन्मे व्यक्ति भारतीय होंगे। लेकिन अब 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद जन्मे हुए व्यक्ति, अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, यहाँ पर ये कहा गया था कि पेरेंट्स में से कोई एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। यह यहाँ पर संशोधित किया गया था कि इस तिथि के बाद अथवा इस तिथि को जो भी बालक जन्म लेगा, बालक बालिका जो भी भारत की भूमि पर, वह भारतीय नागरिक तब होगा जब कम से कम पेरेंट्स में यानी माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। लेकिन इससे भी जो है जो इलीगल माइग्रेंट्स थे, अवैध प्रवासी थे, उनके द्वारा भारत में जो बच्चे जन्म ले रहे थे और वो सब की समस्या जो है निपटान नहीं हो पा रहा था। तो समस्या लगभग या था समाधान हुआ लेकिन पूर्ण समाधान नहीं हुआ। तो फिर से इस संशोधन का भी दुरुपयोग होता रहा। तो फिर 3 दिसंबर 2004 को, उस समय जो है कि भारत में बीजेपी गवर्नमेंट थी, तो के पूर्व जन्मा, अब यहाँ पर संशोधन आया जाता है, ठीक है, ये 2003 वाला, ये अब 1992 का जहाँ इसमें प्रकरण आएगा वहाँ पर ले लेंगे। अब 2003 में जो है संशोधन किया गया उसके अनुसार ये बात कही गई कि 3 और वह लागू हो रहा है 3 दिसंबर 2004 से, कि इसके पूर्व जन्मा व्यक्ति भारतीय नागरिक होगा। लेकिन शर्त क्या है, यदि उसके पेरेंट्स में से कोई एक भारतीय नागरिक है, किंतु अब यह एक भारतीय नागरिक है, यह तो ये है कि यहीं से लागू था, तो वह यहाँ पर भी वही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये पूर्व की बात कह रहा है, अब भूत लक्षी नहीं होगा। इसलिए जो है कि यह एक्ट जिस दिन लागू हुआ उस दिन तक तो एक व्यक्ति भी, पेरेंट्स में से एक भी अगर भारतीय नागरिक होगा तो वह जो है कि वह बच्चा भी भारतीय नागरिक मान लिया जाएगा। लेकिन इस तिथि अथवा इस तिथि के बाद जो बच्चा जन्म लेगा वह तभी जो है कि भारतीय नागरिक माना जाएगा जब दोनों यानी माता पिता दोनों भारतीय नागरिक हो, अथवा एक भारतीय नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी न हो, इलीगल माइग्रेंट न हो। यह शर्त जोड़ी गई। यानी अवैध अगर है, वह अवैध प्रवासी है, तो उसे दोनों माता पिता में से कोई भी एक अवैध प्रवासी है तो उसकी संतान को भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। क्यों ऐसा? और यहाँ पर जो शब्द आया कि अवैध प्रवासी, ये अवैध प्रवासी कौन होंगे, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। अवैध प्रवासी होने का, इलीगल माइग्रेंट होने का क्या तात्पर्य है? इलीगल माइग्रेंट होने का तात्पर्य यह हुआ कि जो भी व्यक्ति भारत में आया है बाहर से, वह लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ नहीं आया है।
यानी उसके पास जो भारत में प्रवेश के लिए वैध कागजात होने चाहिए वह उसके पास नहीं है, अथवा वह आया है तो जिस वैध कागजात के साथ आया है उसमें जो ट्रैवल पीरियड दिया गया है, यात्रा जितने समय तक के लिए भारत में वह प्रवास कर सकता है, एक ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन का ख़त्म हो जाने के बाद वह जो है इलीगल हो जाएगा। और उसमें ऐसे व्यक्ति जो अब अवैध प्रवास में है उन्हें जो है कि जेल में डाला जा सकता है, और उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। ये बातें हैं। तो इस प्रकार से जो जन्म से नागरिकता का संबंध में उपबंध है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में जो यथा संशोधित आज तक का है वह यह है। ठीक है। अच्छा, अब CA का जहाँ प्रकरण संशोधन है वहाँ पर उसकी चर्चा कर देंगे। मूल रूप से इसमें जो हुआ है ये यहाँ पर जो है हुआ है। ठीक है। तो चलिए अब अगले वाले को देखते हैं। देखिए, वंश परंपरा से जो भारत की नागरिकता का संबंध है और उसमें इसको ध्यान में लाने के लिए आप फिर से थोड़ा सा आर्टिकल 8 को ध्यान में लाइएगा। वहाँ से को रिलेट करके देखिए कि संविधान क्या कहता है और उसके आधार पर ये एक्ट बना है तो इसमें क्या होता है। ठीक है। जो भी एक्ट बनते हैं आप जानते हैं कि वह संविधान के अनुरूप ही बनते हैं। तो संविधान के अनुरूप कैसे कोई एक्ट बना है इसको देखने के लिए बहुत बढ़िया उदाहरण है आपका ये सिटीजनशिप एक्ट, है ना। तो चलिए आर्टिकल 8 को याद करिए और उसके अनुसार यहाँ पर देखिए क्या बात है। वंश परंपरा से यानी बाय डिसेंट जो व्यक्ति जिस व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद हुआ है, किंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत के बाहर हुआ है वह नागरिक होगा। 8 आप जानते हैं भारत के ओरिजिन या उद्भूत है, भारत के उद्भव से उसका भारत में संबंध है। तो उद्भव से भारत में कैसे 3 तरह से संबंध हो सकता है। एक, वह स्वयं जन्म लिया हो भारत में, या उसके माता पिता का जन्म हुआ हो, या उसके दादा दादी नाना नानी का जन्म हुआ हो। तो इस प्रकार से तो वह यह कह रहा है अगर भारत के बाहर उसका जन्म कब हुआ है, ये 10 दिसंबर 1992, ये जो 92 वाला जो संशोधन हुआ उससे ये 92 आया। तो यहाँ पर अब फिर से पूर्व और पश्चात दोनों का प्रकरण आएगा। तो देखिए ये बाद में, ये इस तारीख को या बाद में, तो अगर वह पूर्व में जन्मा है, इस डेट के पूर्व में जन्मा है बाहर, तब वह भारत का नागरिक कब होगा, जब उसके जन्म के समय पिता भारतीय नागरिक हो। यह जो यहाँ पर जो है कि पिछला अभी जस्ट पढ़े जन्म के संदर्भ वाला, वहाँ 2003 के वो वाला उल्लेख आ रहा था। और यह तो यहाँ पर जो बात आई कि पुरुष ही अगर केवल हो, यानी पिता ही केवल भारत का नागरिक होगा तभी वह भारत का नागरिक कहलाने का हकदार होगा। लेकिन यहाँ पर इसे माना गया कि यह जो है डिस्क्रिमिनेटरी है, विभेदकारी है, यह पुरुष और स्त्री में विभेद करता है, इसलिए यहाँ पर संशोधन करना पड़ा। और संशोधन करके क्या कहा गया कि अब इस संशोधन के पश्चात भारत से बाहर जन्मा हुआ जो भी बालक बालिका होगा वह भी भारतीय नागरिक कहलाएगा अगर उसके जन्म के समय माता या पिता दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो। ये संशोधन वहाँ पर लाया गया। ठीक है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा था पुरुष और स्त्री का, उसको हटाने के लिए। अच्छा, ठीक है। अच्छा, बाद में फिर जो है कि 3 दिसंबर 2004, ये 2003 वाला संशोधन इस डेट से लागू हो रहा है। तो उस संशोधन के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति तभी इंडियन सिटीजन होगा, यानी भारतीय नागरिक कहला पाएगा, जब जन्म के 1 वर्ष के भीतर ही, ये उक्त शर्तें तो यथावत हैं, लेकिन एक शर्त और जोड़ दी गई कि जन्म होने के 1 वर्ष के अंदर ही उसे भारतीय काउंसलेट जो उस देश में है वहाँ पर जाकर के अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवा देना होगा। और वह रजिस्ट्रेशन के साथ ही एक और महत्वपूर्ण दस्तावेज उसके माता पिता को प्रस्तुत करना होगा, वह यह कि जो बच्चा जन्म लिया है उसके पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है।
तब वह भारत का नागरिक कहलाएगा, यानी भारतीय नागरिकता उस बालक को प्राप्त होगी। तो यह जो है कि वंश परंपरा के आधार पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य भारत की नागरिकता को अर्जित करने का प्रश्न है, वह कुछ इस प्रकार से है कि जो व्यक्ति अवैध प्रवासी न हो, यहाँ पर यह जो शब्द है अवैध प्रवासी न हो, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इलीगल माइग्रेंट न हो, वह पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता को अर्जित कर सकता है यदि वह, अब देखिए जो CAA 2019 है और ठीक इससे पहले भी जहाँ जहाँ अवैध प्रवासी का संदर्भ, इलीगल माइग्रेंट का संदर्भ आया, वहाँ के संदर्भ में भी CAA 2019 बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि CAA 2019 ने इलीगल प्रवासी होने का, इलीगल अवैध माइग्रेंट होने का प्रकरण थोड़ा सा एग्जेम्पशन दे दिया है। किसको? उसको अभी बताते हैं, इससे पहले थोड़ा ये देख लेते हैं किसको दे दिया। जो बाप कंट्रीज़ के थे, बाप यानी BAP, मैं कह रहा हूँ BAP, बाप, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। तो ये तीन देशों के वे माइनॉरिटीज़, उन देशों में माइनॉरिटीज़ जो क्या थे, जो थे वहाँ पर पीड़ित और प्रताड़ित, तो पीड़ा और प्रताड़ना झेल रहे थे। वे पीड़ा और प्रताड़ना से वहाँ से प्रवाहित होकर के, भाग करके, परेशान होकर के जो भारत में आ गए, उन्हें अवैध प्रवासी वाले टर्म से एग्जेम्पशन दे दिया। और वे 6 जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, वे कौन हैं? वे हैं, थोड़ा जगह यहाँ पर कम हो रहा है, BJP और CHS। तो ये कौन? देखिए BJP CHS ऐसे याद कर लेंगे। क्या? B फॉर बुद्धिस्ट कम्युनिटी, बुद्धिस्ट माइनॉरिटीज़, इन 3 बाप देशों से बुद्धिस्ट माइनॉरिटीज़, जैन माइनॉरिटीज़, पारसी, P फॉर पारसी, C फॉर क्रिश्चियन, H फॉर हिंदूज एंड S फॉर सिख। तो BJP CHS ये 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ और BAP बाप कंट्रीज़, 3 बाप कंट्रीज़ ये जो है बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, ये जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, इनकी जो देश का घोषित धर्म है वह मुस्लिम है, इस्लाम है। तो वहाँ के इन 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को इलीगल प्रवासी वाले टर्म से बाहर कर दिया, यानी ये भाग कर यहाँ आ गए, इनके पास वैध डॉक्यूमेंट नहीं है, ये किसी ट्रैवल वीज़ा पर आए थे और यह अवधि भी दूर ख़त्म हो गई और अब ये जाना नहीं चाह रहे हैं। तो ऐसी तमाम परिस्थितियों में वो भारत में रह गए हैं, तो इन्हें इलीगल प्रवासी नहीं मानेंगे, यह आ गया। अच्छा, और अब वे पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता अर्जित कर सकते हैं। देखिए क्या है, भारतीय मूल का व्यक्ति, अब वो भारतीय मूल के नहीं थे तब भी, और अब भारतीय मूल का व्यक्ति पंजीकरण हेतु आवेदन से ठीक पूर्व 7 वर्ष भारत में रह चुका हो। तो जो पूर्व से पंजीकरण के द्वारा तय शुदा नियम है वे ये है कि ये 7 वर्ष, आज आवेदन कर रहे हैं, आज से 7 वर्ष तक के पूर्व ये भारत में रह रहे हों। तो कैसे वो 7 वर्ष का टर्म क्या होता था? ऐसे होता था 12 महीने ठीक आवेदन की तारीख से पहले से 12 महीने से भारत में रह रहे हैं, एक चीज़। फिर जो इस 12 महीने से पहले जो 8 वर्ष बीते, उस 8 वर्ष में 6 वर्ष यह भारत में रहे हों। तो इस प्रकार से 6 वर्ष और ये 12 महीने यानी 1 वर्ष बराबर 7 वर्ष। तो इस प्रकार से ये 7 वर्ष का मामला बनता है और ये भारत में अगर रह रहे हैं तो ये पंजीकरण कर सकते हैं और पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और वे लोग भी जो भारतीय नागरिक से विवाह किया हो जिसने, और
वो पंजीकरण से पूर्व 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो। वह व्यक्ति भारतीय नागरिक के जो नाबालिग बच्चे हैं, जाहिर सी बात है जो भारत का नागरिक है और उसके अगर नाबालिग बच्चे हैं तो वे भी जो है कि पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्ति जो पूरी आयु और क्षमता यानी फुल एज एंड कैपेसिटी का हो वह और उसके पेरेंट्स जो है भारत के नागरिक हों और ऐसा होते हुए वह पंजीकरण आवेदन से पूर्व 1 वर्ष से भारत में निवास सामान्य रूप से कर रहा हो। और अगर ओवरसीज सिटीजन्स के रूप में कोई व्यक्ति किसी देश में ओवरसीज इंडियन सिटीजन के रूप में 5 वर्ष से पंजीकृत हो और वह भारत में आवेदन करने से पूर्व भारत में 1 वर्ष से रह रहा हो तो वह भी पंजीकरण का दावेदार बनता है, पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। यह पंजीकरण के द्वारा जो नागरिकता प्राप्त करने का वर्तमान संदर्भ है वह बनता है। अब 2 संदर्भ और बच रहे हैं जिन पर हम लोगों को चर्चा इस नागरिकता अधिनियम के संदर्भ में करनी है। एक है नेचुरलाइजेशन द्वारा यानी देशीयकरण जिसे कहते हैं या प्रकृतिकरण, ठीक है। और इसमें जो देशीकरण और प्रकृतिकरण का प्रकरण है उसमें भी जो वर्तमान CAA एक्ट है 2019 का वह भी कुछ परिवर्तन किया है और उस परिवर्तन को भी हम लोग देखेंगे और पूर्व व्यवस्था को भी देखेंगे। देशीयकरण द्वारा देशीकरण या नेचुरलाइजेशन द्वारा भारतीय देशीकरण या नेचुरलाइजेशन जो भारत में नागरिकता अर्जन की व्यवस्था है उसके बारे में थोड़ा सा देखें। यह क्या कहता है, 2-3 बातें हैं, ज़्यादा नहीं। एक तो वे यह कहता है जो अवैध प्रवासी न हो, फिर से वही बात, और शुरू से ही है ये 2003 में ही जो अमेंडमेंट आया उसमें ये रख दिया गया टर्म इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन यही इलीगल माइग्रेंट वाले में ही रिलैक्सेशन दिया गया है CAA 2019 में। कहता है कि बाय नेचुरलाइजेशन या देशीकरण की शर्तें कुछ इस प्रकार से हमारा जो अधिनियम है भारतीय नागरिकता अधिनियम वह रखता है क्या कि वह व्यक्ति अच्छे चरित्र का हो, भारतीय संविधान में आस्था रखता हो और 8वीं अनुसूची की जो भाषाएं हैं उनमें से किन्हीं को अच्छे तरीके से जानता हो, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर थी वह यह थी कि वह 11 वर्ष प्लस 12 माह यानी कुल मिलाकर के 12 वर्ष रहा हो भारत में आवेदन करने से पहले। तो जिस दिन आवेदन किया उससे ठीक पूर्व लगातार 12 माह भारत में रहा हो, प्लस उस 12 माह से पिछले जो 14 साल थे उस 14 साल में वह 11 साल भारत में रहा हो। तो कुल मिला के 11 साल वो प्लस 12 महीने में यानी 1 साल ये बराबर 12 साल 12 ईयर्स वह भारत में रहा हो तो वह नेचुरलाइजेशन के थ्रू देशीकरण के थ्रू भारत की नागरिकता अर्जित करने के योग्य हो जाता है। अब देखने की बात क्या है, CAA 2019 ने इसे रिलैक्स करके यह जो 12 वर्ष की अवधि है इस 12 वर्ष की अवधि को रिलैक्स करके 6 ईयर्स कर दिया, 6 ईयर्स कर दिया है। अब जो ये बाप कंट्रीज के BJP CHS कम्युनिटीज़ हैं, बाप कंट्रीज हम बता दिए बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, और BJP बुद्ध, जैन, पारसी, CHS यानी C से क्रिश्चियन, H से जो है कि हिंदू और S से सिख। तो ये 6 कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं वे यहाँ जो भारत में आ गए हैं। एक बहुत बड़ी बात यह है कि 31 दिसंबर 2019 से पहले
14 से पहले यह जो आ गए हैं भारत में, उनके लिए यह जो है कि व्यवस्था दी गई है। तो ऐसा जो है कि इसमें किया गया। इस प्रकार से यह जो है आप नेचुरलाइजेशन को भी समझ गए आज के परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। एक और वीडियो बना देंगे इसमें स्पेशल CAA के संदर्भ को लेकर के जितने भी प्रश्न उठने वाले हैं उन सब को, क्योंकि CAA 2019 के संदर्भ में बहुत सारे प्रश्न बनेंगे और एग्ज़ाम्स में आएंगे। अब देखिए एकमात्र प्रकरण बचता है, वह भूभाग के अर्जन द्वारा, भूभाग के अर्जन द्वारा। अब भारत एक संप्रभु राष्ट्र होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय विधियों के तहत कोई भी भू क्षेत्र को अर्जित कर सकता है। जैसा कि भारत ने पुर्तगाल से अर्जित किया गोवा, दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली, दादर एंड नगर हवेली, ये जो है कि क्षेत्रों को पुर्तगाल से अर्जित किया। और फ्रांस से भारत ने अर्जित किया माहे, यमन, कराईकल और पुदुचेरी। तो ये जो है कि क्षेत्र भारत ने फ्रांस से अर्जित किया। और आप जानते हैं कि सिक्किम भी भारत में सन 47 में नहीं था। यह पहले जो है कि शहर राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ 71 में, उसके बाद सन 1975 में भारत का पूर्ण राज्य के रूप में यह भारत का हिस्सा हो गया सिक्किम। तो इस प्रकार से ये सारे जो क्षेत्र भारत में आए तो इनके जो नागरिक थे वे स्वतः ही भारत के नागरिक हो गए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत का जो नागरिकता अधिनियम 1955 है और कालांतर के जितने संशोधन हैं उन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में आज जो भारतीय नागरिकता का पूरी व्यवस्था है उसको हम लोगों ने कोशिश किया कि समेकित रूप से पढ़ पाएँ, अध्ययन कर पाएँ और देख पाएँ। तो इसे आप थोड़ा लंबा है, बहुत विस्तृत है और उसके जो फैक्ट्स हैं उनको क्लियर कट तरीके से आपके समक्ष रखने की कोशिश किया। तो कैसे नागरिकता को अर्जित किया जाता है इसके संदर्भ में पूरी बात मैंने आपके समक्ष रखी। तो ठीक है, तो आपको ये जो है वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इसे लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और एक नया वीडियो भी लाएंगे CAA 2019 के परिप्रेक्ष्य में, एग्जैक्टली उसी को पर्टिकुलर करके, क्योंकि अब नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में बहुत सारी बातों को नहीं पूछेगा, एग्जैक्टली वही पूछेगा। तो लेकिन उसको अलग से बताने में और ये सबके साथ समेकित करके बताने में बड़ा रोचकता है। इससे यह कि इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या परिवर्तन आए वो आपकी नज़र में आ गया, उसको अलग से बताएंगे। उसमें जितने प्रश्न बनते हैं उसको समेकित करके रखेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा।